नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग पर उठते सवालों की, ओडिशा में राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रहे विवाद की, देखेंगे आईपैक डायरेक्टर को मिली जमानत पर क्यों उठे सवाल, लद्दाख में कैसे आमने सामने आए अमित शाह और राहुल गांधी, पेट में गोली लगा हुआ है। It's not a good example for the rest of the country. जानेंगे अखिलेश यादव ने योगी पर बोला क्या हमला, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हवाई किराए में उतार चढ़ाव पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। हलफनामा दाखिल न करने पर जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने जताई नाराजगी। कोर्ट ने की देरी का कारण बताने वाले नए आवेदन की मांग। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया विराम। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर नहीं होगा कोई बदलाव, राज्य में जल्द सुलझा लिया जाएगा नेतृत्व का मुद्दा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर हमला, सिर्फ 3 लोगों के सरकार चलाने और अधूरे मंत्रिमंडल पर उठाए सवाल। कहा, 6 महीने में राज्य ने देख लिए 2-2 मुख्यमंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने 30 हफ्ते के गर्भपात मामले में की अहम टिप्पणी। सीजीआई ने कहा, नाबालिग को जबरन मां बनने के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर। कोर्ट ने केंद्र को अबॉर्शन कानून में दी बदलाव की सलाह। और शेयर बाजार में गिरावट, 582 अंकों की गिरावट के साथ 76,913 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 180 अंकों की गिरावट के साथ 23,997 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, लेकिन ये सर्वे भी सवालों से घिर गए। टीएमसी ने खासतौर पर सर्वे एजेंसी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग के दौरान मिली शिकायतों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल इस वक्त चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर बना हुआ है। दरअसल 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हुआ और चुनाव आयोग के मुताबिक 92.67% लोगों ने वोट डाले। पहले चरण में भी इसी तरह 93.19% लोगों ने रिकॉर्ड मतदान किया, लेकिन बीजेपी ने 77 बूथों पर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए दोबारा मतदान की मांग कर दी है। इन 77 बूथों में 64 बूथ डायमंड हार्बर के अंतर्गत आते हैं, जो टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। और चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने सीईओ कार्यालय से रिपोर्ट तलब की है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही इस पर फैसला भी हो सकता है। चुनाव आयोग की यह सक्रियता सवालों के घेरे में आ गई है, जबकि शाम 6 बजे तक कतार में कितने मतदाता थे, इसके आंकड़े अब तक जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने भी चुनाव आयोग की इस कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल में बाकी राज्यों की तस्वीर मानो साफ दिखाई दी, मगर पश्चिम बंगाल को लेकर अलग अलग दावे सामने आए, जिसे लेकर टीएमसी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि गोदी चैनलों ने भाजपा के लिए बेतहाशा बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश किए, नहीं तो मोदी और शाह को 4 मई के लिए मतगणना एजेंट नहीं मिल पाते। हर चुनाव में यही तरीका अपनाया जाता है। मेरी बात याद रखना, रविवार तक वो बीजेपी को 200 सीटें दे देंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल के लिए 7 एग्जिट पोल में से 5 में बीजेपी सरकार बनने की संभावना जताई गई है, लेकिन अगर डीबी लाइव और इलेक्ट्लाइन की एग्जिट पोल की बात करें तो इसके मुताबिक केरलम में 74 से 78 सीटों के साथ यूडीएफ सत्ता में आ सकती है, जबकि 52 से 58 सीटों पर जीत के साथ एलडीएफ विपक्ष में रह सकती है। वहीं तमिलनाडु में 149 से 155 सीटें हासिल कर डीएमके सत्ता में बरकरार रह सकती है, जबकि 69 से 75 सीटों के साथ एआईएडीएमके गठबंधन विपक्ष की भूमिका में रह सकता है। पुदुचेरी में 14 से 18 सीटों के साथ एनडीए सत्ता में आ सकता है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 10 से 14 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बन सकता है। असम में भी एनडीए अपनी कुर्सी बचा लेगा, उसे 74 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 41 से 47 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 166 से 178 सीटों के साथ टीएमसी चौथी बार सरकार बना सकती है और बीजेपी 109 से 121 सीटों पर सिमट सकती है। तो अब ये एग्जिट पोल कहां तक सही है, इसकी तस्वीर 4 मई को नतीजों के साथ साफ हो जाएगी। बंगाल में बवाल मचता दिख रहा है।
तो विवाद ओडिशा में भी देखा जा रहा है। 16 मार्च को ओडिशा में राज्यसभा चुनाव हुए। इस दौरान बीजेपी विधायकों को दोबारा मतपत्र जारी करने का मामला सामने आया, जिसे लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया है। विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग की जमकर घेराबंदी की और अब इस विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है, जिससे राज्य का सियासी पारा और हाई हो गया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहले से ही सवालों में घिरे हुए हैं और अब ओडिशा राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत सवालों में आ गई है। बीजू जनता दल की तरफ से इसकी शिकायत की गई है और इसके बाद ज्ञानेश कुमार ने मामले की जांच के आदेश राज्य चुनाव आयोग को दिए हैं। दरअसल 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के दौरान 2 भाजपा विधायकों को दूसरा मतपत्र जारी किया गया था, जिसे लेकर अब बीजेडी चुनाव आयोग पहुंच गई है। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को याचिका सौंपी गई, जिसके जवाब में ही आयोग का ये फैसला आया है। बता दें कि ये पूरा मामला तब का है जब पात्रा ने चुनाव आयोग को दिए अपने ज्ञापन में 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के द्वारा भाजपा के 2 विधायकों उपासना मोहपात्रा और पूर्ण चंद्र सेठी को दूसरा मतपत्र जारी किए जाने से संबंधित गंभीर चिंताओं को उजागर किया था। फिलहाल इस मामले में बीजेडी ने कहा है कि पहले मतपत्र पर निशान लगाए जाने के बाद दूसरा मतपत्र जारी किए जाने की घटना से चुनावी प्रक्रिया और मतदान की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। हम चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारा डेलीगेशन ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष सभी संबंधित तथ्य और चिंताएं रखेगा, साथ ही उचित स्पष्टीकरण और कार्रवाई की मांग करेगा। अब देखना ही होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। ओडिशा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो बंगाल में आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को बड़ी राहत मिली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी होते ही हलचल तेज हो गई। चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई। उनकी गिरफ्तारी और रिहाई की टाइमिंग को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष ने इसे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सुनियोजित साजिश करार दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग पूरी होते ही बड़ी खबर सामने आई है। चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्था आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले मामले में जमानत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें यह राहत दी। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जमानत की टाइमिंग को लेकर हो रही है। विनेश चंदेल को बंगाल में वोटिंग खत्म होने के ठीक अगले ही दिन रिहा कर दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। जांच अधिकारी ने कोर्ट में कहा कि चंदेल जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने उन पर कुछ शर्तें लगाई हैं, जैसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करना और गवाहों को न डराना। लेकिन अब इस फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, मोदी शाह की कितनी बेहतरीन तानाशाही है। चुनाव के पहले आईपैक के लोगों को गिरफ्तार करो, टीएमसी के चुनाव को बर्बाद करो, चुनाव के बाद ईडी का कमजोर विरोध कराकर अदालत से जमानत करा दो। वाह भाई ज्ञानेश कुमार, मान गए गुरु, गजब चुनाव करवाया है। दरअसल ये मामला बंगाल में अवैध कोयला खनन और उसकी बिक्री से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि आईपैक ने करीब 50 करोड़ रुपए की अपराध की कमाई को ठिकाने लगाया है। एजेंसी के मुताबिक इस पैसे का इस्तेमाल चुनावी खर्चों और जनता की राय को प्रभावित करने के लिए किया गया। विनेश चंदेल की इस कंपनी में 33% की हिस्सेदारी है। उन्हें 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, जिसे विपक्ष ने राजनीतिक साजिश बताया था। अब चुनाव खत्म होते ही उन्हें जमानत मिलने और ईडी के विरोध न करने पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये केवल एक कानूनी प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई राजनीतिक स्क्रिप्ट है? सवाल बरकरार है। बंगाल में इस वक्त सियासी पारा हाई है, तो लद्दाख में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद आरोप लगाया कि लद्दाख को पुलिस स्टेट में बदल दिया गया है और स्थानीय लोगों की आवाज दबाई जा रही है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लद्दाख में राजनीतिक पारा एक बार फिर हाई हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बयान ऐसे समय में आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद लद्दाख दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने लद्दाख के एक डेलीगेशन से मुलाकात के बाद कहा, इस खूबसूरत क्षेत्र को पुलिस स्टेट में बदल दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि लद्दाख के लोगों की लोकतांत्रिक आवाज को कुचला जा रहा है और उनकी कीमती जमीन और पर्यावरण को प्रधानमंत्री मोदी के अरबपति मित्रों, खासकर अडानी समूह के हवाले किया जा रहा है। राहुल के मुताबिक स्थानीय लोगों की सहमति के बिना बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए जमीनें दी जा रही हैं। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि लद्दाख के युवाओं ने मुझे बताया कि किस तरह उनके खूबसूरत आशियाने को एक पुलिस राज में बदल दिया गया है। उनकी आवाज दबा दी गई है, लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल दिया गया है
और उनकी जमीन और नाजुक पर्यावरण को मोदी जी के अरबपति मित्रों के हवाले किया जा रहा है। लद्दाख के लोग विकास के खिलाफ नहीं है, वो रोजगार और उद्योग चाहते हैं, मगर ऐसा विकास जो स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाए। आशा है कि अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री इस सच्चाई को समझ पाए। वीडियो में प्रतिनिधिमंडल ने अपनी प्रमुख चिंताओं को सामने रखा। पहला, छठी अनुसूची, संवैधानिक सुरक्षा की मांग। दूसरा, राज्य का दर्जा, लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की अपील। तीसरा, रोजगार, स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर। चौथा, लोकतांत्रिक ढांचा, विधानसभा और सक्रिय पंचायतों की बहाली। चर्चा के दौरान 24 सितंबर को ही पुलिस फायरिंग की घटना को लद्दाख के इतिहास का काला अध्याय बताया गया, जिसमें 4 युवाओं की जान चली गई थी। लोग कहते हैं 4 ही लोग मरे, गोली उन्होंने बहुत लोगों पे चला है सर, मरे सिर्फ 4, पेट में गोली लगा हुआ है। It's not a good example for the rest of the country. स्थानीय युवाओं का कहना है कि प्रशासन संवाद के बजाय बल प्रयोग कर रहा है और वहां रोजगार के अवसर शून्य हो गए हैं। जहां एक तरफ अमित शाह का दौरा सरकारी विकास और सुरक्षा योजनाओं पर केंद्रित है, वहीं राहुल गांधी ने इसे पहचान और अधिकारों की लड़ाई करार देकर केंद्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना ये होगा कि गृह मंत्री अपने इस दौरे के दौरान इन स्थानीय चिंताओं पर कोई प्रतिक्रिया देती हैं या नहीं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर लिया है तो अखिलेश यादव ने भी बीजेपी की घेराबंदी कर दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासत चरम पर पहुंच गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गेस्ट हाउस और पूजा पाल प्रकरण का जिक्र किया तो अखिलेश यादव ने भी तीखा पलटवार किया। उन्होंने सीएम को उनके वापस लिए गए मुकदमों की याद दिलाते हुए बड़ी चुनौती दे दी है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। गुरुवार को महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के गिरने को लेकर बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच तीखा वार पलटवार देखने को मिला। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटते हुए गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई और कहा कि सपा का इतिहास महिलाओं के प्रति संवेदनहीन रहा है। सीएम ने खास तौर पर सपा विधायक पूजा पाल का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनके पति राजू पाल की जान ली गई थी तब सपा माफियाओं के सामने नतमस्तक थी। योगी ने आरोप लगाया कि सपा की सहानुभूति न तो पिछड़ों के प्रति है और न ही दलितों के प्रति, वो केवल माफियाओं को संरक्षण देते हैं। मुख्यमंत्री के हमलों के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोर्चा संभाला। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को उनके पुराने मुकदमों की याद दिलाते हुए पलटवार किया। अखिलेश ने लिखा, जो मुकदमे मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर से वापस लिए थे उनकी लिस्ट याद करके वो खुद पढ़ेंगे या हम किसी से पढ़वा दें, सदन में या सड़क पर। जिसका विरोध कर रहे हैं उसी की मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं। नहीं, मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं। आप लोग देखिए, वही तो मैं कह रहा था। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है। ये कि ये संसद में आचरण कैसा और यहाँ आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? अखिलेश यादव ने इस पोस्ट के जरिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की शुचिता पर सवाल उठाए और संकेत दिया कि अगर भाजपा पुराने मामलों को कुरेद रही है तो सपा भी पीछे नहीं हटने वाली। इस आरोप प्रत्यारोप ने प्रदेश की राजनीति का पारा हाई कर दिया है। अखिलेश और सीएम योगी में तीखी बहस देखने को मिली तो कोर्ट में पवन खेड़ा के मामले में भी बहस जारी रही। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला असम के सीएम की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने खेड़ा पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए आरोप लगाने का केस दर्ज कराया है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस देखी गई और अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत मिलेगी या नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की तरफ से दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि के मामले से जुड़ा हुआ है। सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें गिरफ्तार करके जलील करने की जरूरत नहीं थी। दरअसल पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि रिंकी भुइयां के पास कई पासपोर्ट्स और विदेश में अघोषित संपत्तियां हैं। इन आरोपों के बाद रिंकी भुइयां ने गुवाहाटी में पवन खेड़ा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज करवाया था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने दलीलें दी।
पवन खेड़ा का पक्ष रखते हुए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर अपमानित करना जरूरी नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपों की सच्चाई सुनवाई का विषय है। अगर अभी जमानत नहीं मिली तो अग्रिम जमानत का मकसद ही खत्म हो जाएगा। वहीं असम सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पवन खेड़ा ने फर्जी और छेड़छाड़ किए गए पासपोर्ट्स की प्रतियां दिखाई हैं। मेहता ने तो यह भी कहा कि पवन खेड़ा फरार हैं और वीडियो जारी कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने इससे पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन 24 अप्रैल को हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। इससे पहले उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट से 7 दिन की ट्रांजिट बेल मिली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रोक लगा दी थी। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हैं कि पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत मिलेगी या नहीं। कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, तो निगाहें इस वक्त पश्चिम एशिया पर भी हैं। पश्चिम एशिया में बड़ा तूफान आने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान संकेत दे रहे हैं कि जल्दी ही ईरान और अमेरिका में जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि बातचीत को लेकर दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बन पा रही। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही ट्रंप ईरान की शर्तों पर बातचीत के लिए राजी हो रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। तो क्या फिर आमने सामने होंगे ईरान और अमेरिका? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में जंग का तूफान आने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि तूफान आ रहा है और जो आ रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप का यह बयान एक्सियोस की उस रिपोर्ट के बाद आया जिसमें बताया गया है कि अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी सेंटकॉम ने ईरान में एक छोटा लेकिन दमदार सैन्य ऑपरेशन की योजना बनाई है। इस योजना में वहां के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना शामिल है। ये इस बात का संकेत माना जा रहा है कि अब ट्रंप इस युद्ध को निर्णायक मोड़ पर ले जाने या बातचीत के गतिरोध को तोड़ने के लिए फिर सैन्य अभियान शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने की कोशिशें फेल हो चुकी है। ईरान ने अमेरिका को जो 3 सूत्रीय प्रस्ताव दिया था उसे भी ट्रंप ने खारिज कर दिया है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति के रवैये पर अमेरिकियों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। डेमोक्रेटिक सांसद सारा जैकब्स ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से राष्ट्रपति ट्रंप की मानसिक सेहत पर ही सवाल कर दिया कि क्या वो कमांडर इन चीफ बनने के लिए मानसिक रूप से स्थिर हैं। हालांकि हेगसेथ ने इस पर भड़कते हुए इसे राष्ट्रपति का अपमान करार दिया, लेकिन यह साफ हो गया है कि ईरान जंग को लेकर ट्रंप अपने ही देश में सवालों से घिर गए हैं। वहीं ईरान ने भी उनकी ही भाषा में उन्हें जवाब दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ट्रंप के हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रखने की बात का जवाब देते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी हालात को ज्यादा खराब करेगी। ये कोशिश अंतरराष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। ये क्षेत्रीय असुरक्षा और तनाव को बढ़ाता है, लेकिन ये किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होगा। पेजेश्कियान ने कहा कि इस जल क्षेत्र में किसी भी तरह की असुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल की है। वहीं ईरानी नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने सीधी धमकी ही दे दी कि ईरान बहुत जल्द दुश्मन सेनाओं का सामना एक ऐसे हथियार से कराएगा जिससे वे बहुत डरते हैं। यह हथियार दुश्मनों के एकदम करीब है। मुझे डर है कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है। जिसके बाद पश्चिम एशिया में हालात और भी चिंताजनक होते जा रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पिछले 2-3 महीनों से होने वाले पिछले 4-5 स्टेट्स के जो चुनाव थे वो अब पूरे हो गए हैं। अब देखना यह है कि बेरोजगारी के ऊपर, भुखमरी के ऊपर, गरीबी पर या देश की कानून व्यवस्था पर सरकार कब बात करेगी। हाँ, लेकिन सरकार ने पाकिस्तान के साथ में युद्ध करने की बात छेड़ दी है और गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई हम तो लंबे युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हाँ, और एक फ़ायदे वाली बात भी उन्होंने कही कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में हमारे जो हथियार थे, उनकी परफॉर्मेंस थी, उनको देख कर के कई देशों ने हमारे हथियार खरीद लिए हैं। इसका मतलब ये है कि युद्ध भी है और व्यापार भी है। हाँ, उससे जो होने वाले जो नुकसान हैं वो होंगे, उनको तो देश की जनता भुगत ही लेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।